चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में फिजिक्स का दे रखा है। देखो इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। वैसे ये न्यूमेरिकल आप देखे थे टीआरई 1 को उठा करके देख लीजिए, इसी लेवल के क्वेश्चन टीआरई 1 में लगभग 5-6 क्वेश्चन डाल दिया था। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको घबराना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे बवासीर क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकता है ठीक है, लेकिन इसको शॉर्टकट तरीका है इसको सॉल्व करने का, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको दे रखा है ए और बी के बीच में इतने सारे प्रतिरोध को टांग दिया है, लेकिन ये प्रतिरोध कहां तक है, तो ये प्रतिरोध यहां पर अनंत तक दिखाया गया है। तो जब कभी भी मेरे भाई ऐसे प्रतिरोध को अनंत तक दिखाया जाता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना को ही कंसीडर हम पहले करेंगे। इसमें जितने भी प्रतिरोध आपको दे रखे हैं इन सभी प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, इधर जितना भी प्रतिरोध हमारा दे रखा है इसको हम लोग क्या मान करके चलेंगे, इधर का कोई एक प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे चूंकि आर आर करके अनंत प्रतिरोध है तो हम आर प्रतिरोध उसको मान करके चलेंगे। यानी टोटल का टोटल हम कहेंगे यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इधर इन सब को मिला करके हम यहाँ पर क्या कहें, चूंकि हमारा अनंत तक है तो इसको हम लोग यहाँ पर आर प्रतिरोध मान के चलेंगे। ठीक है, कंप्लीट को आप आर मान लीजिएगा। और ए और बी के बीच में हमको प्रतिरोध निकालना है, तो मेरे भाई सबसे पहला चीज है जब ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है और इन सबको मिला करके अगर आप यहाँ पर आर मान रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा कनेक्शन, तो आपके पास जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा आपको कि सर एक रेजिस्टेंस तो हमारा यहां हो जाएगा और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा होगा और कह रहे हैं कि यहां पर हमारा कितना प्रतिरोध दे रखा है, तो ये वाला भी डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा था उसको हमने क्या मान लिया मेरे भाई, तो इस टोटल के टोटल प्रतिरोध को इधर वाले को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर इस टोटल प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, तो इसको हम यहाँ पर आर मान के चल रहे हैं। इस टोटल प्रतिरोध को हम क्या मान लिए, तो यहाँ पर आर मान लिए हैं। तो जो अनंत वाला था वो हमारा ये आर है जिसको हमने माना है। इस क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना है। ये हमारा क्या, तो यहाँ पर आर है, ये हमारा क्या, तो ये आर है। एक्चुअली में ये आर नहीं है, ये जो प्रतिरोध आपको दे रखा है वो 4-4 ओम का दे रखा है, क्योंकि इसमें प्रत्येक की बात कर रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, तो 4-4 ओम का है। तो हम लोग यहाँ पर 4-4 लिखेंगे, चूंकि ये प्रत्येक प्रतिरोध को 4-4 लिख देते हैं। ये हमारा 4 होगा तो ये भी हमारा 4 होगा। ठीक है, हमको ए और बी के बीच में प्रतिरोध चाहिए ना, तो मेरे भाई ऐसे सिचुएशन में इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो। करना क्या है, तो आप इन दोनों को जब देखिए तो ये आपको पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दोनों का शुरुआत दोनों का अंत पैरेलल में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारा सॉरी यहाँ पर 4-4 होगा मेरे भाई, फिर आर लिख दिए, यहाँ पर 4-4 लिखिए। ये हमारा 4 ओम और ये भी हमारा 4 ओम, ये दोनों मिलकर के हमारा पैरेलल में होगा। तो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कहेंगे पैरेलल पी फॉर पैरेलल, आर फॉर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग इन दोनों को पैरेलल में देख रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर सर पैरेलल निकालना, दो प्रतिरोध का पैरेलल क्या होता है, तो कहेंगे यहाँ पर 4R डिवाइडेड बाय मेरे भाई 4 प्लस हम R लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, हमारा जो सीरीज कंडीशन में जो पैरेलल होगा, सीरीज में क्या होगा, तो इन दोनों को मिला करके मेरे भाई हम कहेंगे इतना हो गया, तो सीरीज में क्या होगा, इन दोनों को मिला करके होगा। इसका मतलब जो सीरीज में हम लिखेंगे तो हम सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब इन दोनों को मिला करके हमारा इतना बन गया, तो ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। यानी आप कहने का मतलब है इसका अगला भी आप डायग्राम बना सकते, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ हमारा इस तरह का हो गया और ऐसा हो गया। इसको आप ए कह रहे हो, इसको आप बी कह रहे हो, ये आपको 4 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे यहाँ पर 4R डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपका आर हो गया। तो मेरे भाई अगर सीरीज में अब हमारा हो गया, एक ही तार हो गया, तो हम कहेंगे सीरीज में हो गया। सीरीज में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जब डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे तो 4 प्लस में 4R डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस यहाँ पर आर कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब मेरे भाई ये इसके इसके बीच का प्रतिरोध हमारा है, तो हम इस आर एस को हम क्या कह सकते हैं, ए बी के बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब मेरे भाई करना क्या है, तो इसको सॉल्व करना है। ये हमारा 4, चलो इसको हम 4 को 4 की तरह ही लिखते हैं, ये हमारा 4 हो गया, प्लस में ये हमारा 4R डिवाइडेड बाय हमारा 4R। और याद रखना मेरे भाई कि ए और बी के बीच प्रतिरोध है और अनंत प्रतिरोध अगर हमारा आर है तो उस अनंत प्रतिरोध को हम इसके इक्विवेलेंट में आर ही मान करके चलेंगे। ठीक है, और ये हमारा कितना, तो क्योंकि हमारा यहाँ पर 4 प्लस में यहाँ पर हमारा 4R डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस हमारा आर हो जाएगा।
ये इतना रख देंगे। यहां से आप क्या करोगे मेरे भाई, यहां से आप आर निकालोगे, तो आर निकालने के बाद ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 2 + 2√5 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको सॉल्व करना होगा तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ते होंगे इस तरीके से कि अगर मान लेते हैं ये आर का वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac का टर्म लगाना, जो कि आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स है, और ये 2a हमारा होता है। तो मेरे भाई इसमें से रिलेशन निकाल करके इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एग्जैक्ट मान आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, तोड़ करके आप निकालोगे तो ये मान आपको देगा, जो कि आपके ऑप्शंस बी में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाना था, इसलिए बी आंसर आपका राइट। लेकिन जो तरीका हमें बताया यही काम करना, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दिष्ट धारा की बात करते हैं, देखिए दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, इसको डीसी कहते हैं। कह रहा है विद्युत मशीन से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो 15 एम्पियर है, और मशीन 10 मिनट के लिए चलती है, तो इस समय दौरान मशीन में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। हमसे आवेश पूछा गया है, तो आवेश इक्वल टू हमारा करंट इनटू टाइम, यहां से फॉर्मूला से हो जाएगा। करंट हमारा कितना एम्पियर का पास कर रहा है, तो 15 एम्पियर का। टाइम कितना ले रहा है मेरे भाई, 10 मिनट ले रहा है। तो 10 मिनट को चूंकि आंसर कूलम में करना है, तो मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 10 मिनट मतलब हमारा कितना, तो 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 15 छाके कितना होगा, तो कहेंगे 90, और इन 15 छाके जब 90 होगा तो 1 0 यहां पर और 1 0 इसका मतलब मेरे भाई इतना 9000 कूलम आवेश उससे प्रवाहित हो जाएगा। हम कहेंगे 9000 कूलम आवेश प्रवाहित होगा 10 मिनट के अंदर। इसमें से 900, 150, 160 और इतना दे रखा है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर करेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। इतने ही कूलम आवेश हमारे प्रवाहित होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, और इसकी अगर बात करते दे रखा है कौन सा बल प्रकृति में मूल रूप से है। मेरे भाई कौन से बल की बात कही जा रही है जो प्रकृति में यानी हमारे एनवायरमेंट में मूल बल हैं, जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करते हैं, हमारे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी काम करता है। कहीं भी दो वस्तु है तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा ही करेगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला बल तो मेरे भाई हमारे इन्वायरमेंट में प्रकृति में मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय बल हम लोग कहते हैं, तो मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारा यहाँ पर होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा होता है। और इसके साथ साथ हम लोग कहेंगे यहाँ पर, चूंकि ये सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमारा शामिल होगा, और प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल भी हमारा होगा। ये सब हमारा क्या, तो मूल बल माना जाता है, और ये हमारा प्रकृति में मौजूद होता है। तो हम लोग कहेंगे मेरे भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जब तीनों सही होगा तो एक से अधिक हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोरोन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो बोरोन के 2 समस्थानिक होते हैं। तो मेरे भाई अगर हम बोरोन के 2 समस्थानिक की अगर हम बात करते हैं, तो एक को बोल दिया गया क्या, बोरोन 10, और एक को बोल दिया गया क्या, तो बोरोन 11 बोल दिया। बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 5। तो बोरोन का परमाणु संख्या 5, तो 5। अगर परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो ये दोनों समस्थानिक हो गए। तो मेरे भाई बोरोन का समस्थानिक हमें दे रखा है B10 और B11। चाहे आप ऐसा लिखिए कि चाहे आप ऐसा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बोरोन का परमाणु संख्या सबको नोन है कि 5 होता है। लेकिन उसका कह रहा है कि आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हमारा इतना दे रखा है उन दोनों का। तो कह रहा है कि क्रमशः हमारा बोरोन 10 और बोरोन 11, जो कि उसकी यहां पर हम कहते हैं आइसोटॉप्स है, उसकी बहुलता क्या है ये आपसे पूछा गया, नहीं कि उसका परसेंटेज क्या वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अगर हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अगर हमारा यहां पर x होगा, यानी तो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम x मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये अगर हमारा यहाँ पर x है, तो इसको क्या मानेंगे परसेंटेज में, तो 100 - x मान लेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा x है, तो बोरोन कितना x है, तो कहेंगे बोरोन हमारा 10x है, ये 10 हमारा x हो गया। प्लस में ये कितना x है द्रव्यमान के हिसाब से बताना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 11,
और ये 100 माइनस कितना तो कहेंगे x हो जाएगा। और इसका अगर हम निकालते हैं मेरे भाई परसेंटेज के हिसाब से, तो ये हमारा 10 दशमलव कितना तो 81 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 19% आएगा। जब x का मान 19% आएगा तो 100 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी तो कहेंगे 81% हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि B10 और डिवाइडेड बाय अगर B11 की बात करेंगे तो ये 19 अनुपात में कितना तो 81 हो जाएगा। कई बार रिलेशन रेशियो भी पूछा गया है। तो B10 और B11 इस 10.81 के रेशियो में हमारा 19 अनुपात 81 होगा। ऐसे परिस्थिति में हम लोग आंसर क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 10 वाले के लिए 19, 11 वाले के लिए 81 होगा और हमारे आंसर यही होंगे। तो मेरे भाई ये परमाणु द्रव्यमान जो आपको दे रखा है उसका ये फॉर्मूला ही होता है, हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस की बात कही गई है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई जो लिटमस पेपर हमारा होता है, जो लिटमस पेपर हमारा होता है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर हमारा माना जाता है। अगर इस लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये हमारा एसिड बेस इंडिकेटर में आता है। ये किस में आएगा तो एसिड बेस इंडिकेटर में आता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। ये एसिड बेस इंडिकेटर हमारा होता है, यानी कहने का मतलब है अम्ल और क्षार का ये सूचक होता है। आप इसको कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये अम्ल क्षार सूचक हमारा होता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिटमस पेपर हमारा ये अम्ल क्षार का सूचक है। लेकिन लिटमस पेपर बनता किससे है तो मेरे भाई लिटमस पेपर का जो निर्माण होता है वो कहाँ से हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण हमारे लाइकेन से हुआ है। किससे हुआ है मेरे भाई तो लाइकेन से हुआ है। लाइकेन को हिंदी में भी क्या पढ़ते हैं तो लाइकेन ही पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसका निर्माण लाइकेन से हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसी लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर बना है। लेकिन एक चीज आप यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा लाइकेन है इसके बारे में अगर आप यहां जान लीजिए तो आपको ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार बीपीएससी पूछ चुका है और पूछने की संभावना है कि अगर हम लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है कहेंगे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को बताता है। लाइकेन किसको इंडिकेट करता है मेरे भाई तो ये इंडिकेशन देता है एयर पॉल्यूशन को यहाँ पर बताता है। उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को ये बताता है। लाइकेन हमारा किसके लिए सेंसिटिव होता है तो कहेंगे यहाँ पर मेरे भाई सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को ये क्या करता है तो बताता है। लाइकेन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशंस को बताता है। पिछली बार आपके टियर 3 में ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया था, हमने कराया भी था। आप देखिएगा उठा करके आपको पता चल जाएगा, हमने नियुक्ति बैच में इसको कराया था। सल्फर डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशंस होता है इसके लिए सेंसिटिव होता है। जहां पर लाइकेन का ग्रोथ होता है वहां पर ये पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि इस लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जैव सूचक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर जैव सूचक कहते हैं। और जैव सूचक कहने का मतलब है इसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलें तो बायो इंडिकेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बायो इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मेनली किस पॉल्यूशंस के लिए हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड्स के पॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो जहां पर ये पॉल्यूशन होगा वहां पर ये ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए इसको जैव सूचक बायो इंडिकेटर भी हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई आपसे बोला गया कि लिटमस एक सुपरिचित अम्ल क्षार का सूचक है, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। और इसी तरीके से यह किसके किससे व्युत्पन्न होता है, मेरे किसके व्युत्पन्न नहीं है, किसके नहीं है, किससे है, मतलब किससे वो निकला है, यानी किससे उसका निर्माण हुआ है। यहाँ किससे लिखा हुआ, किसके नहीं है, किससे व्युत्पन्न हुआ है, किससे उसका निर्माण हुआ है। तो लिटमस पेपर का निर्माण जो हुआ लाइकेन से हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि लाइकेन की अगर बात करते हैं ये हमारा शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप माना जाता है। शैवाल तथा कवक का ये क्या होता है कहेंगे इसका सम्मिलित रूप माना जाता है। कवक शैवाल तथा कवक का ये कैसा कहेंगे यहाँ पर सम्मिलित रूप हमारा माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शैवाल तथा कवक का ये कौन सा रूप होगा कहेंगे उसका सम्मिलित रूप होता है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों में कैसा संबंध है तो शैवाल और कवक में जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें सहजीविता का संबंध है। इन दोनों में कैसा संबंध है तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिलेशन है वह सभी जीविता सहजीविता का संबंध होता है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है
और हमें क्या दे रखा है, V2O3 का वेनेडियम का ऑक्सीकरण स्थान पूछा गया है। तो मेरे भाई वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा गया है, तो वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होता है, जैसे कि V2O3 दे रखा है, तो मेरे भाई ये हमारे उदासीन उदासीन कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर उदासीन यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, तो ये हमारा कंप्लीट इस दोनों को मिला करके ये हमारा उदासीन यौगिक होता है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर उदासीन यौगिक होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर 0 होता है। लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन दोनों का कंपाउंड का नहीं पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ पर वेनेडियम का। तो मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है, V2O3 में आपको जिसका पूछा है उसका आप निकाल सकते हैं। आपको V2 का पूछा है, वेनेडियम का पूछा है, आपको जिसका पूछेगा उसको आप x मानिएगा, लेकिन 2 गो है तो 2x कह दीजिए। और यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन फैमिली जो हमारा होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा के लिए -2 होता है। और कितने ऑक्सीजन है, 3 से गुना कर दीजिए। और ये पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कहेंगे वो 0 के बराबर होता है। पूरे कंपाउंड का 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर वेनेडियम का अगर आपको चाहिए तो उसको x मानेंगे और इसका इतना हो जाएगा तो 0 कह देंगे। और यहां से मेरे भाई 2x बराबर हम कहेंगे 6 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा +3 हो जाएगा। यानी x आपने किसको माना है, तो मेरे भाई x आपने यहां पर वेनेडियम को माना है। x आपने किसको माना है, तो यहां पर वेनेडियम को आपने x माना है। और यहां पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको गलत दे रखा था, आप ध्यान रखेंगे आंसर्स आपका यही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, तो आपका सी आंसर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। लेकिन किसी भी उदासीन की, उदासीन कहने के मतलब जिस पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है, उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिस पर कोई आवेश नहीं है उस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। वैसे यौगिक का जो हमारा कंप्लीट हम कह सकते हैं कि उदासीन होता है, ना प्लस ना माइनस उस पर होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी सूरत में 0 हो जाएगा। जैसे H2O है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, H2O का 0 हो जाएगा। लेकिन H2O में ऑक्सीजन का होगा, H2O में हाइड्रोजन का होगा, लेकिन पूरे H2O का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राणी कोशिका कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, और प्राणी कोशिका झिल्ली कहने का मतलब है एनिमल सेल का जो हमारा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात कही जा रही है। तो जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो एनिमल हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई हमारा जो सेल होता है वो किस किस चीज का बना होता है, तो हमारे जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है, जंतु कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो मेरे भाई ध्यान रखना ये प्रोटीन का बना होता है। और किसका बना होता है, याद रखना मेरे भाई, ये हमारे फैट यानी कि वसा का भी बना होता है। और किसका बना होता है, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये फॉस्फोलिपिड, यानी कहने का मतलब है फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब आप समझिए, फॉस्फोरस और लिपिड दोनों हमारे शामिल होंगे। इन सभी को मिला करके क्या बनता है, इन सभी को मिला करके हमारा जो सेल है मेरे भाई, जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो बनी हुई रहती है, इन सभी के मिश्रण से बनता है। यहाँ केवल दे रखा है जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया, यहाँ केवल प्रोटीन दिया है इसलिए गलत हो गया। तो इसमें फॉस्फोलिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, जिसको लिपिड्स कहते हैं, वसा कहते हैं। तो मेरे भाई लिपिड्स एक प्रकार का वसा ही होता है, इसलिए हम लोग आंसर करेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेल के बाहरी आवरण को सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या करता है, उसको संरक्षित बनाए रखता है। सेल को सुरक्षित कौन रखता है, तो कहेंगे सेल मेम्ब्रेन ही रखता है। अगला है, ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सिम में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप नहीं, संयुक्त माइक्रोस्कोप हमारा है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कही गई है। तो मेरे भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। माइक्रोस्कोप हमारा क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेरे भाई। उसमें ध्यान रखना कि रेटिना उसमें नहीं होता है, वो तो एक माइक्रोस्कोप बनाया गया है, रेटिना तो हमारी आंख में होता है। तो कौन सा भाग नहीं होता, तो ये एक माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें क्या नहीं होगा मेरे भाई, तो रेटिना इसमें नहीं होगा, यही आंसर करेंगे। बाद बाकी स्टेजेज होते हैं, क्लिप वगैरह लगा रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा बढ़ती जटिलता का सही क्रम बनना। तो मेरे भाई बढ़ती जटिलता का सही क्रम आपको बताना है, यानी कि बढ़ते हुए जटिलता। आप समझिए मेरे भाई, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि प्रोटीन
प्रोटीन से हमारा टिश्यू बनेगा और प्रोटीन से सेल का निर्माण होता है, बहुत सारे सेल से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से मेरे भाई जीव बनता है। तो इधर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, इधर जटिलता बढ़ता है। तो मेरे भाई इसी सीक्वेंस में हम कहते हैं, इसी सीक्वेंस में क्या होगा तो कहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसी में कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है तो कहेंगे यहाँ पर हमारा बढ़ता है, जटिलता बढ़ती है, ध्यान रखेंगे। और यही ऑर्डर हमारा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका प्रकार पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इसमें से प्राणी कोशिका की बात कही गई है। मेरे भाई कहने का मतलब है जो प्राणी कोशिका एनिमल सेल होता है उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं। तो एनिमल सेल में मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, कॉन्ट्रोसाइट ये सब मौजूद होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा WBC प्राणी कोशिका की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यानी एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एनिमल सेल की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस एनिमल सेल में WBC तो होता है, हमारे ब्लड में WBC होता है। और WBC कितने प्रकार के होते हैं तो ये हमारे यहाँ पर 5 प्रकार का होता है। WCBC मेरे भाई यहाँ पर कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का होगा। और ये पांचों हमारा क्या होगा, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो हमारा यहाँ पर मोनोसाइट्स हमारा हो गया। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बेसोफिल की बात करते हैं। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर हमारा एसिनोफिल की हम बात करते हैं। तो ये जो एसिनोफिल हमारा है, एसिनोफिल की हम बात करते हैं, तो ये सब हमारा क्या, तो यहाँ पर WBC का प्रकार है जो कि हमारे एनिमल सेल में होते हैं। तो ये तो हमारा होगा ही होगा। साथ ही साथ मेरे भाई एनिमल सेल में कॉन्ड्रोसाइट्स भी हमारा होता है। इसमें क्या होगा तो कहेंगे यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम कॉन्ड्रोसाइट्स की हम बात करते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे एनिमल सेल में ये सभी प्रेजेंट होंगे, यानी कि चारों के चारों हमारे प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 चारों हमारे स्टेटमेंट प्रेजेंट होंगे। केवल 1, केवल 2, 2 3 4। क्या पूछ दिया क्वेश्चन में, लेकिन कोशिका प्रकार पर विचार करिए और हाउ मेनी कितने प्राणी कोशिका प्रकार में शामिल हैं। ये तो सभी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन से ही हमको लग रहा है कि कुछ अलग दे रखा है। 1 4 3। तो मेरे भाई ऐसे केस में तो हमको लगता है कि सभी आंसर्स हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप जाओगे, उपयुक्त में से एक से अधिक आप लगाओगे, ये सभी प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। डी आंसर कर लेना। आगे चलते हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें अग्न्याशय की भूमिका क्या होती है। तो हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि अग्न्याशय जिसको हम लोग यहाँ पर पैंक्रियाज कहते हैं, इसका देखिए मकसद क्या है। इस पैंक्रियाज से आपको ध्यान रखना है कि इस पैंक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि हम क्यों कहते हैं कि क्यों मेरे भाई इससे एंजाइम भी सिक्रेट करता है और इससे हार्मोन भी सिक्रेट करता है। हार्मोन एंजाइम दोनों सिक्रेट इससे करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अगर पैंक्रियाज की अगर हम बात करते हैं, इस पैंक्रियाज से जो मेरे भाई यहाँ पर एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम क्या क्या सिक्रेट करेगा तो आपको ध्यान रखना है। इससे हमारा लाइपेज सिक्रेट करता है। इससे हमारा कौन सा एंजाइम, तो इससे हमारा एमाइलेज एंजाइम सिक्रेट करता है। इससे और कौन करेगा तो हम कहेंगे यहाँ से ट्रिप्सिन एंजाइम भी हमारा सिक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रेट करेगा। इससे और क्या करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रोटीज एंजाइम भी हमारा यहाँ सिक्रेट करता है। ये हमारा प्रोटीज एंजाइम सिक्रेट करता है। तो ये सब एंजाइम्स हैं, ये सब क्या है, तो ये सब एंजाइम्स है, ये सब एंजाइम्स है मेरे भाई, ये सब एंजाइम है, ये सब सिक्रेट करता है। साथ ही साथ ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा वो हार्मोन हमारा क्या होगा, तो कहेंगे एक तो हमारा यहाँ पर ग्लूकागोन हार्मोन होता है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से इंसुलिन हार्मोन की हम बात करेंगे। तीसरे की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो याद रखना यहाँ पर हमारा इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन की हम बात करते हैं। कौन, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो हमारा होता है ये सिक्रेट करता है। अब मामला ये है कि यहाँ पर आप देखिए
कि अगर हम लाइपेज की बात करते हैं, जो लाइपेज एंजाइम आपका दे रखा है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है समझिएगा। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो मेरे भाई वसा का जो पाचन होता है ना, वसा का पाचन करता है। तो इस लाइपेज एंजाइम का काम है वसा का पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा, तो हमारा स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और ये भी हमारा प्रोटीन के पाचन में ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को घटने नहीं देता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल ये भी करता है। सोमैटोस्टेटिन इन दोनों की क्रिया को कंट्रोल करता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस का, इसमें अग्न्याशय की भूमिका क्या होगी, तो मेरे भाई जो अग्न्याशय की भूमिका होगी वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर वसा बिंदुक को तोड़ने में, पृष्ठ सक्रिय में श्रवण, पित्त का संग्रहण और नियंत्रण, लाइपेज एमाइलेज प्रोटीज का श्रावण करेगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे मेरे भाई, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है अग्न्याशय की जो भूमिका होगी वो हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, प्रोटीज हो गया, इसका तो सिक्रेशन हमारा करता है, क्योंकि ये सब एंजाइम के रूप में मौजूद है, ये सब हमारा एंजाइम है, इसका सिक्रेशन हमारा पैंक्रियाज करता है। हम कहेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। कई बार मेरे भाई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी बोलेगा, अगर हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक से मान लेते हैं कि हमारा ये यकृत होता है, उस यकृत में बाइल जूस का निर्माण होता है। क्वेश्चन समझना गौर से, हमारे यकृत बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होगा, तो समझना बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे, तो बाइल जूस का निर्माण हमारे यकृत में होता है, हमारे लीवर में होता है। लेकिन इस बाइल जूस की अगर बात करते हैं, ये जमा कहाँ पर होगा, तो जमा होता है हमारे पित्ताशय में होता है, और पित्ताशय को हम लोग क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, ये बाइल जूस भोजन को क्षारीय बनाता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको ध्यान रखना। ये भोजन को कैसा बनाएगा, तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है। जो हमारा भोजन होता है उसको क्या करेगा, तो ये क्षारीय बनाता है। बाइल जूस की अगर हम बात करते हैं, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये लाइपेज के काम को आसान कर देता है। ये लाइपेज के कार्य को क्या करता है, तो कहेंगे लाइपेज के कार्य को ये आसान बना देता है। ये बात आपको ध्यान, लाइपेज के कार्य को ये आसान बना देता है, एक लाइन में आप जान लीजिए। क्योंकि ये होता क्या है कि लाइपेज तो वसा का पाचन करेगा, ये वसा का पाचन तो करेगा, लेकिन लाइपेज वसा का पाचन करेगा, उससे पहले ये बाइल जूस क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। जो बड़ी बड़ी वसा होती है उसको छोटी छोटी वसा में तोड़ देता है, और उसके बाद इसके पाचन में उसको हेल्प करता है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है, ये बाइल जूस किसके पाचन में हेल्प करता है, तो कहेंगे लाइपेज को ये क्या करता है, हेल्प करता है, और वसा को पचाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, तो लिखा हुआ है कि लाइपेड ड्रॉपलेट्स को तोड़ने के लिए, लाइपेड्स ड्रॉपलेट्स को तोड़ने के लिए नहीं मेरे भाई, यानी कि वसा बिंदु को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए तो हमारा बाइल जूस करता है। ये कौन करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर बाइल जूस हमारा करता है। इसको हम लोग यहाँ पर पीतरस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पीतरस कहते हैं। और पीतरस क्या करता है, इसको क्या करता है, तोड़ता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है अग्न्याशय की भूमिका क्या होगी, तो अग्न्याशय में हमारा ऐसा कोई नहीं है कि जो तोड़ने का काम करेगा, ठीक है, वो तो बाइल जूस करता है जो हमारे यकृत से निकलता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा छट गया, लेकिन रिलेशन आपको पता होना चाहिए। पित्त का संग्रहण और नियंत्रण, तो पित्त का संग्रहण कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है, जहां पर पित्त जमा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई एक ही स्टेटमेंट सी करेक्ट है। हम कहेंगे यहाँ लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीज की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए यही बस रेस्पॉन्सिबल हमारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीएच मान 7.7 होगा, इसलिए भोजन को वो क्षारीय बना देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट आपको देखना है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर सही है। पहला है कि जब क्रोमेटिन विवृत होता है तो डीएनए का प्रतिकृतनीय होता है। मेरे भाई डीएनए का प्रतिकृतनीय कहने का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब मिलता है। तो एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई कि डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर डीएनए है और इस डीएनए से अगर डीएनए बनता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी डीएनए से डीएनए बन गया, इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से डीएनए बनना उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। लेकिन अगर डीएनए से डीएनए ही अगर बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस रेप्लिकेशन में होता क्या है मेरे भाई, तो जो क्रोमेटिन है,
क्रोमेटिन आपको पता होगा, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसी के अंदर जो धागा होता है उसको क्रोमेटिन कहते हैं, और वह क्रोमेटिन हमारा डिफ्यूज करता है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो क्रोमेटिन होगा, ये क्रोमेटिन की अगर बात करते हैं तो क्रोमेटिन यहाँ पर डिफ्यूज्ड हो जाता है। क्रोमेटिन क्या होगा कि यहाँ पर डिफ्यूज होगा और फिर डीएनए से डीएनए बनता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना। दूसरा, क्रोमेटिन स्वयं को कोशिका विभाजन से पहले क्षर आकार का, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा क्रोमेटिन जो है वो डिफ्यूज होगा, तो हम ऐसे परिस्थिति में ये आंसर करेंगे सही। दूसरा, अगर हम क्रोमेटिन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन स्वयं को कोशिका विभाजन से पहले कैसा बनाता है, तो क्षर आकार बनाता है। क्षर आकार कहने का मतलब है मेरे भाई जो रड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वो एक धागा नुमा संरचना बनाता है। तो क्रोमेटिन को अगर कोशिका विभाजन करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर धागा जैसा संरचना बनाता है। ये कैसा संरचना बनाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर धागा जैसी संरचना ये बनती है। पहले कैसी संरचना बनेगी, धागा जैसी ये संरचना बनती है, और फिर जाकर के डीएनए से डीएनए का हमारा निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगला दे रखा है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि प्रोकैरियोट सेल से जो बने जीव होते हैं उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। उसमें केंद्रक नहीं होगा, हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, कोशिका झिल्ली नहीं होगा, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके लाइसोसोम नहीं होंगे, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इस प्रोकैरियोट्स में मेरे भाई ध्यान रखना कि न्यूक्लियस वगैरह डेवलप नहीं होता है, और ये प्रोकैरियोटिक हमारा मोनेडा समूह के जितने भी जीव होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद कह रहा है यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो मेरे भाई एक तो हमारा प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूकैरियोटिक है, दोनों में कोशिका विभाजन के लिए एकमात्र एक समान प्रक्रिया है। अब कैसे हो सकता है आप ही समझ लीजिए, एक में न्यूक्लियस होगा, एक में न्यूक्लियस नहीं है, एक में सेल मेम्ब्रेन होगा, एक में नहीं है, एक में लाइसोसोम होगा, एक में नहीं है, तो दोनों का सेल डिवीजन सेम कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई इस परिस्थिति में ये जो लाइन लिखा हुआ एक समान प्रक्रिया, ये आपका गलत है। तो ये एक समान नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पहला और दूसरा सही होगा, तो केवल हमारा और केवल यहां पर हम कहेंगे सही हमारा एक और दो ही कथन सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ में ध्वनि तरंग पर लागू नहीं होता है। तो यहां पर आपको कौन सा तरल पदार्थ में, किसमें, तो तरल पदार्थ में ध्वनि तरंग पर लागू नहीं होता है। तो आपको ये बताना है मेरे भाई कि वे ऊर्जा का परिवहन करते हैं, उन्हें प्रगमन माध्यम की आवश्यकता होती है, वे अनुप्रस्थ होती है, या फिर उनमें से कौन एक से अधिक, या फिर तो तरल पदार्थ में ध्वनि पर लागू नहीं होता है। एक बात आप जान लीजिए कि अगर हम ध्वनि की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये ध्वनि हमारा क्या, तो कहेंगे साउंड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये कैसी तरंग होती है, एक लाइन में आप जानते होंगे, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और यहाँ पर जो भी अनुदैर्घ्य तरंग हमारा होता है वो यांत्रिक तरंग होता है। ये लाइन भी आपको एकदम ध्यान रखना है। तो अनुदैर्घ्य तरंग कैसी तरंग होगी, तो यांत्रिक तरंग होती है। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको माध्यम की क्या होगी, तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई साउंड की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या, तो यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये ऊर्जा किसके कारण गमन करती है, तो मेरे भाई वो मॉलिक्यूल्स के डिस्टरबेंस के कारण हमारा गमन करती है। यानी कि डिस्टरबेंस की हम बात करते हैं, अगर एक ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि अगर जा रही है, इसका मतलब उसमें डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस जितना ज्यादा होगा ध्वनि का प्रोपगेशन उतनी ही स्पीड से होगी। अगर जितना कम डिस्टरबेंस होगा उतना ही हमारा कम। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो दूर दूर होंगे तो डिस्टरबेंस कम होगा, डिस्टरबेंस कम होगा तो हमारा गैस में धीरे धीरे चलेगा। लेकिन अगर ठोस है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होगा, डिस्टरबेंस ज्यादा होगा, जब डिस्टरबेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। तो एक बात तो हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर ध्वनि की अगर हम बात करते हैं, हम साउंड्स की बात करते हैं, तो साउंड्स में एटलीस्ट इतना बात पता। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता, ये बात आपको ध्यान करना, ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब पर निर्भर नहीं करता। आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा गया है, दाब कितना भी गुना बढ़ा दीजिए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 75 गुना, जितना भी गुना बढ़ा दीजिए, उस ध्वनि की स्पीड वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। बीपीएससी टियर 3 में ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराया था, और मैं अभी भी बोलता हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आता है। ये दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे भाई ये क्या करेगा, तो ध्वनि तरंग
ध्वनि तरंग क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करेगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग को कहते हैं, ऊर्जा का परिवहन करेगा, बिल्कुल सही है। और उसको गमन करने के लिए, प्रगमन के लिए, उन्हें प्रगमन के लिए यानी कि गमन करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ उनके प्रगमन कहने लो, उनके गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता, तो माध्यम की होती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। क्या ये अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल भी नहीं गल मेरे भाई, ये कैसी तरंग है, तो ये हमारा अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये कभी अनुप्रस्थ तरंग हमारा हो नहीं सकता है, ये नहीं होगा। तो आपसे पूछा कि किस पर लागू नहीं होगा, तो अनुप्रस्थ पर लागू नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो सी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर सी हमारा, जो कि निहायत गलत है आंसर। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कई बार बोला है कि वाटर गैस हमारा कार्बन मोनोक्साइड्स के साथ अगर हाइड्रोजन गैस अगर लगा हुआ तो वाटर गैस हो जाएगा, और कार्बन मोनोक्साइड्स के साथ अगर हमारा नाइट्रोजन गैस लगा हुआ तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई मानव शरीर का पीएच मान, देखिए मानव शरीर का पीएच मान कहने का मतलब है हमारे ब्लड का पीएच मान, आप इसको ऐसे समझिए, मानव शरीर का पीएच मान अगर बोला है तो हमारे ब्लड के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो हमारा कंप्लीटली 7.2 से लेकर के 7.8 के बीच में यह रेंज होता है, याद रखिएगा मानव शरीर का अगर बोलेगा तो। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक यानी किस कंपाउंड के कारण आपको मधुर और फल जैसी यानी गंध मधुर और फल जैसी आपको ऐसी मिलती है, तो मेरे भाई ध्यान रखना इसमें इथाइल एसीटेट हमारा ये इसकी वजह से होता है, ये तो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला चीज जो हमारा है NaCl की हम बात करते हैं, ये लैटिस स्ट्रक्चर, इसमें हमारा NaCl में क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, तो दो तरह का चीज आता है, क्योंकि NaCl को अगर आप देखिएगा गौर से तो आप क्या पाएंगे, NaCl एक धातु एक अधातु, जब ये टूटेगा ये क्या बनेगा, तो Na+ और यहां पर Cl-। इसका मतलब है मेरे भाई कि इसमें हमारा क्या है, तो कि धातु और अधातु, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन हमारा अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास नेगेटिव हो गया, यानी इसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो ये इसको दे दिया। इसका मतलब है कि मेरे भाई ये Na+Cl- की हम बात करते हैं, ये आयंस बनाते हैं, लेकिन आपसे बोला गया है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, तो मेरे भाई NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका क्या पूछा गया आपसे, यहां पर कोऑर्डिनेशन, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, ये फर्जी चीज है इंग्लिश में, ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं वो कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, तो एक चीज आप जान लीजिए, अगर हम NaCl की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो NaCl हमारा होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो कहेंगे ये हमारा FCC स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, फेस क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए कितना होता है, कहेंगे यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, फेस सेंटर क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो याद रखना मेरे भाई, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है ये डेटा याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होगा, कहेंगे हमारा यहाँ पर टोटली के टोटल 12 होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें तो दो दो हमारे हैं, इसमें Na+ हमारा है और साथ ही साथ हमारा Cl- है, इसका मतलब है दोनों में बटे का कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कहेंगे इसके लिए हमारा 6 होगा और इसके लिए भी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 6 होगा, तो 6 मिलकर के 12 हो जाएगा। और इस परिस्थिति में Na और Cl दोनों का पूछा गया है, तो Na+ और Cl- दोनों के लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कम से कम मेरे भाई कुछ स्ट्रक्चर की बात अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल क्यूबिक हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, एक तुम्हारा BCC होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, और उसके बाद हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा फेस सेंटर क्यूबिक, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्यूबिक, नहीं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हमारा होता है जिसको HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। FCC मतलब वो क्या होगा, फेस क्यूबिक सेंटर, BCC क्या नाम, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो मेरे भाई BCC के लिए, FCC के लिए, SCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। FCC के लिए हमेशा याद रखना 12 को होता है, SCP के लिए भी कितना होता है 12 को होता है, BCC के लिए कितना होता है मेरे भाई 8 होता है, और सिंपल क्यूबिक ये भी आप याद रख सकते हो, सिंपल क्यूबिक का जो
कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपको 6 होता है। 6 8 12 12, 6 8 12 12, सिंपल के बाद बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के बाद एफसीपी, एफसीसी और फिर हमारा। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो 11th क्लास में ये आपको 12th क्लास में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो वहां से ये चीज आता है। लेकिन अभी उतना चीज बताने का है नहीं कि समय हम आपको उतना डायग्राम्स वगैरह की वजह से बताएंगे। लेकिन इस बात को हम आपको बता रहे हैं, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह की बात हो रही है, हम इस बार अखंड ज्योति बैच में अपने केमिस्ट्री की क्लासेस में हम आपको कराने वाले हैं, जिसमें आप वहां से कोऑर्डिनेशन नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्योंकि टीयर 2 में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इस पर, तो आप वहां से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब यहां पर जैसे फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हम किसको एफसीसी कहेंगे, हम किसको एचसीपी कहेंगे, मैं आपको कुछ कंटेंट मैं आपको दूंगा। जैसे कहने का मतलब है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे सोना चांदी वगैरह की हम बात करते हैं, ये सब हमारा फेस क्यूबिक सेंटर में आता है। एससीबी की बात करेंगे तो ये हमारा डायमंड वगैरह इसमें आता है। तो अलग अलग हमारा है, सबका हम एक चार्ट आपको बता देंगे, और उस चार्ट में कुछ कॉमन चीजें होती है जिससे आप डायरेक्ट बता पाएंगे। वैसे ही आपको यहाँ पर NaCl दे रखा है, तो ये NaCl हमारा किसका है, तो यहाँ पर फेस सेंटर क्यूबिक का है। और फेस सेंटर क्यूबिक का स्ट्रक्चर का कितना होगा, कोऑर्डिनेशन 12 होगा। तो 12 हमारा इसका 6, इसका भी 6 होगा, क्योंकि दोनों की भागीदारी बराबर है। इसके पास एक ज्यादा है तो इसके पास एक की कमी है, इसलिए हम कहेंगे दोनों का आधा आधा होगा। ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, और इस परिस्थिति में आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 6 आप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके तो आप याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए 6 होगा, बॉडी सेंटर के लिए 6 होगा, 8 होगा, एफसीसी के लिए 12 होगा, और हमारा एचसीपी के लिए भी 12 होता है। आगे चलते हैं, अगला है बिच्छू बुट्टी। कहने का मतलब है मेरे भाई, इसको नेटल प्लांट कहते हैं। अब देखिए बिच्छू बुट्टी कहने का, बिच्छू के डंक में मेरे भाई फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, बिच्छू बुट्टी होता है ये पहाड़ी एरिया में होता है, पहाड़ पे होता है। जब उसको आप छुइएगा ना तो आपके हाथ में लगेगा डंक मार दिया, और जैसे आपको चींटी काटता है, जैसे मधुमक्खी काटता है, जिस तेज दर्द होता है, वैसा ही दर्द इसको छूने से होगा, इसलिए उसका नाम बिच्छू बुट्टी है। लेकिन उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का ही हम लोग आईपीएससी नाम मेथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसलिए आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका C। आगे चलते हैं, जल में साबुन, जल के साथ साबुन क्या बनाता है। तो मेरे भाई जल और हमारा साबुन, तो जल के साथ साबुन मिसेल बनाता है। मिसेल कहने का मतलब है कि उसमें झाग क्रिएट होता है, पानी के साथ साबुन में झाग क्रिएट होता है, और एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में चिपक जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लियोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मिसेल भी बनाता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बोरेक्स का सही संगठन क्या है। तो मेरे भाई बोरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो बोरेक्स का केमिकल नेम क्या होता है, कहेंगे हमारा बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7, और हमारा पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पर 10H2 होता है, ये इसका कंप्लीट नाम है। इसमें हमारा कौन कौन सा कंपाउंड है, इसमें कौन कौन सा हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं संगठन में, तो सोडियम है, यहाँ पर हमारा बोरोन है, हमारा ऑक्सीजन है, हमारा हाइड्रोजन भी है। यानी कहने का मतलब है इसका सही संगठन मतलब कंपोजिशन आपसे पूछा गया है, जो करेक्ट कंपोजिशन है वो हमारा क्या क्या है, कंपोजिशन मतलब जिससे ये मिलकर के बना है। तो मेरे भाई सोडियम भी है, बिल्कुल बात। पोटासियम है क्या इसमें, पोटासियम है क्या इसमें, पोटासियम तो है नहीं, तो पोटासियम वाले को छांट दीजिए, ये ऑप्शन खत्म। सोडियम है, बोरोन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम नहीं है तो इसको भी छांट दीजिए। आप यहाँ सोडियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही हो जाएगा। यानी आप मिला लीजिए, ये सब कंपाउंड आपको दिखेगा। केमिकल का जैसे H2O है, H2O का केमिकल कंपोनेंट क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई क्या होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या होगा, तो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन होगा। ये इसका क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर हम लोग केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशन हमारा यहाँ पर है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो मेरे भाई किस अनुपात में है, तो हाइड्रोजन हमारा 2 और ऑक्सीजन हमारा क्या, तो कहेंगे 1, यानी 2:1 में है। आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस ऑक्साइड्स का गलनांक हमारा उच्चतम होता है। तो देखिए गलनांक की बात करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई किस ऑक्साइड्स के गलनांक की बात कर रहा है, हमारा उच्चतम होता है। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई,
कि यहाँ पर आपको सोडियम के ऑक्साइड्स है, यहाँ मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड्स हैं। तो आयरन के ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स और सोडियम के ऑक्साइड्स, और इसमें भी गलनांक आपको उच्चतम पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा हलीना का रब फरियाद, हलीना का रब फरियाद, ये हमारा होता है पहले ग्रुप का। दूसरे ग्रुप में देखिएगा तो बेमग का सरबड़ा, बेमग का सर बारा, बेमग का सरबड़ा। इधर अगर आप चलते जाओगे मेरे भाई, तो इधर कहीं ना कहीं आपको आयरन वगैरह मिलेगा। इधर आप जाओगे तो इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो कुछ आयरन वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर समझना है गौर से, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा घटेगा, इसका ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हमारा घटता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं ना, तो याद रखना मेरे भाई कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका ऑक्साइड्स के मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये सब धातु है हमारा, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर सभी के सभी हमारे धातु हैं। तो इधर जाने पर उसके ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, इधर जाएंगे तो आयरन का ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम होगा। तो मेरे भाई ये नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे हैं और मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो सोडियम मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम के ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स दे रखा है, और गलनांक अगर उच्चतम होगा तो यहाँ पर इस परिस्थिति में इसका उच्चतम हो जाएगा, ऊपर से नहीं जाने पर तो मेरे भाई बढ़ेगा और इधर से इधर जाने पे घटेगा। इसका मतलब हमारा सोडियम होना चाहिए था, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो हमारा सोडियम का होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है। इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम इसमें वैसे आंसर इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी हम वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। ये आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार हम सही से इसको एक बार देख लेंगे, इसको थोड़ा रेफरेंस वाले बुक में एक बार देख लेंगे। उसके बाद चूंकि कंट्रोडिक्शन इन दोनों में है, जो बेस्ट होगा वो हम आपको आंसर्स बता देंगे, ठीक है। आगे चल लीजिए तब तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कि जो प्रोक्रिएट्स की बात करा गया, अधिकांश प्रोक्रिएट्स यानी कि जो भी हमारे प्रोक्रिएट्स होते हैं वो सभी के सभी हमारा क्या, तो या साइनोबैक्टीरिया को मोनेडा ग्रुप में रखते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई इसमें गुणसूत्र जो होता है वो एक होता है। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है, इसकी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये एक होता है। इसमें मेरे भाई जब गुणसूत्र की संख्या एक होती है तो ये हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड कहलाता है। ये क्या कहलाता कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियस वगैरह हमारा कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, एक होगी। हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जीवाणु डीएनए को नग्न क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहते हैं जिस जीवाणु से मेरे भाई यहाँ पर प्रोटीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है उसको हम लोग जीवाणु डीएनए को नग्न कहते हैं, यानी प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि आपको बोला गया है क्यों ऐसा है, तो यह संबंध क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारा जीवाणु डीएनए नग्न कहलाता है। आगे चलते हैं, वैसा जीवाणु जो डायरेक्ट प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम लोग जीवाणु डीएनए नग्न के नाम से जानते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में किसके द्वारा विजातीय प्रतिजन एंटीजन के विरुद्ध हमारा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है, तो मेरे भाई एंटीजन के विरुद्ध ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप कोरोना वायरस में आप देखे थे सबको वैक्सीन दिया जा रहा था, तो वो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा था। कोरोना वैक्सीन जो हमारा था उसकी वजह से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ पा रहा था। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण अगर कोई करता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी का अगर निर्माण करता है तो हमारा WBC करता है। और WBC में आपको ध्यान रखना है कि हमारा सबसे, अगर हम सबसे मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारा कौन होगा, तो हम लोग कहेंगे लिम्फोसाइट्स की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो किसकी बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। एरिथ्रोसाइट्स हमारा RBC को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारा यही रेस्पॉन्सिबल होगा। लिम्फोसाइट्स में भी आपको ध्यान रखना है, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो हमारे बॉडी में WBC एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगर WBC एंटीबॉडी का निर्माण नहीं दे रखा है तब आप आंसर मारिएगा लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट भी नहीं दे रखा है तब आप बी लिम्फोसाइट मारिएगा, बी लिम्फोसाइट मारिएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि एक मान लेते हैं कि प्रदर्शित खंड दे रखा है जिसको पी कह दिया। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक हमारा पी है, एक वस्तु है जिसको हम क्या कह दिए, तो पी कह दिए। अब कह रहा है इसको विराम की अवस्था में रखना है। इसको किस अवस्था में रखना है, इसको विराम की अवस्था में रहना है, यानी कि इसको स्टैटिक रखना है। ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसका मतलब इधर का लगने वाला फोर्स और इधर का लगने वाला फोर्स बराबर होगा, तभी हम कहेंगे विराम की अवस्था में होगा। तो इधर जितना बल लग रहा है वो कितना, तो 10 प्लस में कितना मेरे भाई, तो कहेंगे 15। और इधर कितना बल लग रहा है, दोनों आपस में बराबर करेंगे, तो 2 प्लस में कहेंगे F और प्लस में कहेंगे यहां पर 15। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, जितना इधर उतना ही उधर लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में स्टैटिक रहेगा, यहीं का यहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हम ये कितना बल लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो मेरे भाई हम निकाल सकते हैं 15 10 25, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई 25 में से अगर हम 17 को घटा देते हैं शायद कितना, तो 17 8 8 17, यानी कि हमारा 8 न्यूटन का ये बल लगेगा। यानी कहने का मतलब है इसको इक्विलिब्रियम में ना लाने के लिए अगर इधर 25 है तो इधर भी 25 होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इस F का मान कितना होगा, 8 न्यूटन हमारा लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 8 न्यूटन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर करेंगे ए। जितना लेफ्ट साइड उतना ही राइट साइड अगर लगेगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमारा F कितना होगा, तो इतना ही होगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित हमारा नहीं है। मेरे भाई अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, एक बात आप जान लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा क्या है, तुम कहेंगे यहां से भी हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हमारा एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये भी हमारा क्या, तो यहाँ पर पावर प्लांट है। ये भी हमारा क्या कहेंगे, इसमें पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट में हम ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना कि जो ईंधन हमारा होता है, जिस ईंधन को हम फ्यूल कहते हैं, ये फ्यूल हमारा यूरेनियम के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में होगा, तो यूरेनियम हमारा एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा यूरेनियम ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद ध्यान रखना मेरे भाई, इस पावर प्लांट के अंदर हमारा टरबाइन भी लगा रहता है। इसमें टरबाइन भी होता है जो रोटेशन देता है और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा हीट एक्सचेंजर भी होता है। कौन यूज होता है, तो कहेंगे इसमें हमारा हीट एक्सचेंजर भी हमारा इस्तेमाल होता है। इसमें हीट एक्सचेंजर भी हमारा इस्तेमाल होता है। और ये हीट एक्सचेंजर हमारा क्या करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, तो कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है। अब दूसरी बात ध्यान रखना है कि क्या इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने की क्रियाविधि होती है, नहीं, इसमें ऐसा कोई रिलेशन हमारा नहीं होता। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को घटाने की कोई क्रियाविधि नहीं होती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप पढ़ते होंगे, इसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर बोरोन का रड यूज होता है, या फिर आप कहोगे कंट्रोलिंग रड इस्तेमाल होता है। अब ये कंट्रोलिंग रड भी हमारा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होगा, ये कंट्रोलिंग रड भी इस्तेमाल होता है। कंट्रोलिंग रड क्या करता है, तो ये हमारा बोरोन हो गया, या फिर मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर किसका, तो हम कैडमियम की बात करते हैं। बोरोन हो गया या कैडमियम हो गया, ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसकी गति को न्यूट्रॉन हो गया, उसको अवशोषित करने का काम करता है। कंट्रोलिंग रड क्या करता है, अवशोषित करके रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। साथ ही साथ इसमें मॉडरेटर लगा रहता है। इसमें और क्या लगा रहता है कि इसमें मॉडरेटर लगा रहता है, लेकिन मॉडरेटर हमारा किस रूप में होगा, भारी जल के रूप में, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स कहेंगे, या फिर हम ग्रेफाइट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग बेरिलियम के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारा मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। हमारा सिंपल पानी जो हमारा हम लोग पीते हैं वो भी हमारा मॉडरेटर होता है, लेकिन ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, रिएक्शन रेट को कंट्रोल कर लेता है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को घटाने की कोई क्रियाविधि नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहने वाला मेरे भाई हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप का मेन फंक्शन क्या होता है कि आप छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करके देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास लेंस होता है, लेकिन हमारे पास दो लेंस होता है, एक उत्तल लेंस भी होगा, एक अवतल लेंस भी होगा। अगर हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है कि मेरे भाई बड़ा भी प्रतिबिंब दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, समान आकार का भी दे सकता है। लेकिन अवतल लेंस हमेशा छोटा ही दिखाता है, हमको तो छोटा चीज को बड़ा करके देखना है। तो यहां पर मेरे भाई अवतल लेंस तो एकदम कंसीडर नहीं करेंगे, जहां दे रखा है उसको तुरंत काट देंगे। अगर करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस लगा करके ही हम लोग क्या माइक्रोस्कोप बनाते हैं। अगला दे रखा है मेरे भाई कि LIGO का
हमारा जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पे करते हैं? तो LIGO हमारा क्या है, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर। और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव को मेजरमेंट करने के लिए हम LIGO का इस्तेमाल करते हैं। ये फुल फॉर्म ही है लेजर इंटरफेरोमीटर, और ग्रेविटेशनल वेव हमारा ये नाम ही होता है, लेकिन इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाते हैं। इस LIGO ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक हमारा यंत्र होता है, इससे हम लोग कॉस्मिक वेव का पता लगाते हैं। कौन सा वेव का? तो मेरे भाई कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाते हैं। कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाते हैं, ये ध्यान रखना। वेव का हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर इसका पता लगाते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसका पता लगाते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए। लेकिन याद रखना, जो LIGO हमारा जिस सिद्धांत पे काम करता है, LIGO हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस सिद्धांत पे ये हमारा LIGO काम करता है, वो सिद्धांत हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारा, यहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हमारा अपेक्षितता का सिद्धांत यहां दे रखा है। इस प्रिंसिपल पर ये हमारा काम करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें बोला गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड की आरंभिक चाल से, यानी कि मेरे भाई प्रारंभिक चाल कितना, तो 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, गति करते हुए 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी कितना, तो यहां पर 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो और खुरदुरी क्षैतिज पर रुक जाता है, यानी कि रुक गया तो अंतिम वेग का तो मान 0 हो गया। जब भी रुकेगा तो अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग दे रखा है और इतना दूरी तय करने के बाद वो रुक गया, यानी कि अंतिम वेग 0 हो गया। तो आपको बल का घर्षण बल का परिमाण पूछा गया। घर्षण बल हमारा नेगेटिव फोर्स होता है। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इससे त्वरण निकाल सकते हैं। हमारे पास रिलेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as लगा दीजिए। अगर हमारा यहां पर प्रारंभिक वेग का, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रारंभिक वेग का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 3 दे रखा है। तो कहेंगे 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 ए नहीं पता है, छोड़ देंगे। कितना दूरी तय कर रहा है, 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इतना दूरी तय करने के बाद अंतिम वेग का मान क्या कर रहा है, तो इसको 0 कर ले रहा है। यहां से ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 बटे माइनस में कितना, तो मेरे भाई यहां पर 6 हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, तो फोर्स चाहिए। और जो कोई भी फोर्स बोलेगा तो F बराबर ma लगा दीजिए। m कितना द्रव्यमान दे रखा है, तो 2 दे रखा है। a कितना निकल करके आया, तो माइनस यहां पर 9/6 यूज कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 तिहाई कितना होगा मेरे भाई, यहां पर ये हो गया। इसका मतलब ये -3 न्यूटन होगा। हमारे पास F का मान कितना आ गया, तो -3 न्यूटन आया है। तो मेरे भाई बल का मान हमने कैलकुलेट किया है, तो वो हमारा -3 न्यूटन है। लेकिन हमसे यहां पर घर्षण बल बोला गया है। तो घर्षण बल अपने आप में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बल के साथ कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करेंगे। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे, अगर बल का मान इतना आया है, तो हमारा यहां पर घर्षण बल की अगर बात कर लेगा, क्योंकि घर्षण बल ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आएगा। हम कहेंगे यहां पर कंप्लीट रूप से 3 न्यूटन आंसर करेंगे, सी बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सब तो डेटा दे रखा है, इसमें करना क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक धातु में बोला गया है। किसमें? एक धातु में एक चालक में विद्युत धारा अगर चालित होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जाती है। एक लाइन में आप जान लीजिए। आगे मेरे भाई बात करते हैं यहां पर। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया कि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना कुछ स्थिर कक्षा में परिक्रमण कर सकता है। मेरे भाई स्थिर कक्षा का जो नियम दिया था ना, कि कक्षा में हमारा स्थिर कक्षा में वो घूमता रहेगा, वो हमारा बोर ने दिया था। सबसे पहले आपको पता है मेरे भाई कि अगर हम जे थॉमसन की बात करते हैं, इन्होंने एटम को बोला था कि वह एक तरबूज के समान है। जिस तरबूज के अंदर क्या है, तो आपके जो लाल लाल पार्ट दिखाई देता है वो प्रोटॉन है, और उसमें उसका जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सब चीज गलत साबित हो गया। बाद में आए कौन, तो यहां पर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने यह दिखाया कि इलेक्ट्रॉन हमारा चारों तरफ घूमता है, लेकिन बीच में न्यूक्लियस होता है। जब बोर साहब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात बोल दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा किसी भी कक्षा में अगर घूमता है, याद रखना मेरे भाई, वो हमेशा ही घूमता रहेगा। यानी कहने का मतलब है, इस स्थिति में हम कहेंगे, वो आपको ये बता दिया गया कि वह अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से वो हमारा घूमता रहेगा। ये चीज तो यहां पर बोला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह उल्लेख किया कि परमाणु में यानी एटम में एक इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के बिना, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को इमिट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज करेगा। तब तो या तो कक्षा के अंदर न्यूट्रॉन उसको क्या कहते हैं, तब तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा। लेकिन बोला इन्होंने कि बिना उस ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना वो हमारा निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। ये स्टेटमेंट किसका, तो बोर का है। और बोर ने ये स्टेटमेंट दिया था, नील्स बोर की हम बात करते हैं।
और निश्चित कक्षा के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जे थॉमसन नहीं बताया था, लेकिन कौन बताया मेरे भाई, नील्स बोर ने बताया। अगर आगे हम लोग चलते हैं, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन में विखंडन का मतलब टूटना, यानी भारी नाभिक का छोटे छोटे नाभिक में टूट जाना नाभिकीय विखंडन होता है। लेकिन यहां पर लिखा तापीय न्यूट्रॉन द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा विस्फोटित भारी नाभिक टूटते हैं, ये करेक्ट है हमारा। आगे चलते हैं मेरे भाई, यदि अवमंदन बल की बात करें, ये क्वेश्चन आपका डैम्पिंग से रिलेटेड है और डैम्पिंग फोर्स आपसे पूछा गया है। मेरे भाई एक बात आप जान लीजिए कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से डैम्पिंग फोर्स भी होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में ये डैम्पिंग फोर्स हमारा कैसा होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई, ये डैम्पिंग फोर्स हमारा जो होता है वो किस तरीके से होता है। ये डैम्पिंग फोर्स को अगर हम लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू सी एक्स डॉट होता है। ये एक्स पर अगर एक डॉट है तो आप समझ लेना मेरे भाई ये किसको बता रहा है, कहेंगे ये हमारा वेलोसिटी को बता रहा है। सॉरी, ये यहां पर इसको थोड़ा सही कर लेना, यहां पर मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे सी एक्स डॉट हमारा होता है। अगर x डॉट है तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, समझना गौर से, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और x अगर डबल डॉट अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपको डैम्पिंग फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू सी और हमारा x डॉट मतलब वेलोसिटी होता है, c यहां पर हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवमंदन बल जिसको वेग के समानुपाती होता है, ये वेग है एक्चुअली में, ये वेग है, ये हमारा बल इसके समानुपाती है, चूंकि c कांस्टेंट टर्म है, इसी कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उसका यूनिट पूछा गया है। तो मेरे भाई डैम्पिंग कांस्टेंट का जो यूनिट होगा, और डैम्पिंग कांस्टेंट को किससे दिखा रहे हैं, c से दिखा रहे हैं, इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे तो c को बाहर करेंगे और ये f डिवाइडेड बाय x डॉट होगा। f हमारा क्या तो कहेंगे बल है, और बल का यूनिट न्यूटन, और x डॉट हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब मेरे भाई अगर इस चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि एक न्यूटन जो होता है वह 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जाहिर सी बात है आप पढ़ते होंगे कि F बराबर ma होता है, और m मतलब केजी, a मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन कह देते हैं। तो न्यूटन की जगह पर हम इतना टर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई से कोई शक नहीं है। तो न्यूटन की जगह पर आप रख दीजिए यहाँ पर केजी, मीटर पर क्या लिखोगे तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर, और मेरे भाई नीचे में क्या है तो कहेंगे यहाँ पर मीटर पर सेकंड भी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर मीटर से मीटर हमारा कट जाएगा, और इस परिस्थिति में हम कहेंगे हमारा केजी ऊपर गया और सेकंड एक हमारा ऊपर जाएगा, नीचे एक सेकंड स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच गया, नीचे में सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई केजी पर सेकंड हमारा बच गया, और केजी पर सेकंड हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मेरे भाई डैम्पिंग फोर्स जब कभी भी आपको पूछेगा ना, तो आपको याद रखना चाहिए डैम्पिंग फोर्स हमारा वेलोसिटी के साथ में इस तरह का रिलेशन रखता है। किसके साथ, तो वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन रखता है। और याद रखना x डॉट यहां पर वेलोसिटी है, x डॉट हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी है। बस आप एक ही चीज ध्यान रखिए कि x डॉट हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, x हमारा पोजीशन को, x डॉट हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला ही हमारा होता है, ठीक है। और c डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसी का यूनिट आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई यहां पर, और ये बोला कि माना कि एक हल्की छड़ के सिरा पर, माना कि मेरे भाई ये मान लिया है एक हल्की छड़ है, यानी जब हल्की छड़ बोल दिया तो उस छड़ का मास जो है वो बहुत कम है, इसका कहने का मीनिंग ये है। और आप सभी लोग मेरे भाई एक बार जरूर सेशन को लाइक करिए, ठीक है। क्वेश्चन आज का थोड़ा उल्टा पुल्टा टफेस्ट है, सब बवासीर क्वेश्चन दिया है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट करता है। हमें तो कभी कभी लगता है क्वेश्चन सेट करने वाले पे तरस आता है कि एक को बार कम से कम पढ़ लिया होता कि क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा डिस्कशन कराने का तो हम करा देंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास उल्टा पुल्टा आता है जिसका कोई माय बाप नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि नहीं उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो पता फीलिंग आ जाता है कि वो नहीं पूछेगा। आप उठा करके देख लीजिए टीआरई 2 को, टीआरई 3 को, हम तो कितना बार बोल देते हैं। कई बार क्या होता है हमारे जो क्वेश्चन सेटर सब है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं। उनको जो लगता है कि जो बड़ा क्वेश्चन दिखेगा वो चेप देगा। तो इधर थोड़ा सा कन्वर्जेशन मेरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ कुछ क्वेश्चन उल्टा पुल्टा दे दिया है, इसलिए आप सभी लोग परेशान नहीं होइएगा, हम बोल देंगे, क्वेश्चंस आपके लेवल में रखेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर करिए, बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माना कि एक हल्की छड़, देखो क्वेश्चन को समझना, अगर हल्की छड़ बोल दिया इसका मतलब उसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल मान के चलना। और कहता है कि उसके सिरे पर, छड़ के सिरे पर
कह रहा है कि भारी द्रव्यमान वाले कण को रख दिया गया और कहता है कि जिसका द्रव्यमान ma है और वह mb से जुड़ा हुआ। ma और mb दो हमारा क्या तो कहेंगे अलग अलग छड़ है, दोनों पर द्रव्यमान उसके सिरा पर, उसके लास्ट सिरे पर ma और mb भारी भारी द्रव्यमान का लटका दिया गया है। अब कह रहा है कि द्रव्यमान ma छोर वाले द्रव्यमान से r1 दूरी पर है और mb द्रव्यमान वाले कौन, तो mb द्रव्यमान वाले सिरे r2 दूरी पर है, छड़ के लंबवत है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये समझिए, ये मान लेते हैं हमारा क्या तो एक एक्सिस है, इस एक्सिस से यहां पर हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर जो द्रव्यमान है, वैसे इस छड़ की जो लंबाई है ना, ये वाला छड़, इसका द्रव्यमान को नगण्य मान लेना है। लेकिन इस वस्तु का द्रव्यमान है कितना, तो कहेंगे यहां पर ma कह दिया है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी को इन्होंने r1 कह दिया है। अब दूसरा कह रहा है एक और द्रव्यमान हमारा यहां पर है, जिसका द्रव्यमान कितना, तो यहां पर mb है, और यहां से लेकर के इस छड़ की दूरी कितने, तो यहां पर rb है। मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि ऐसे सिरे में mb द्रव्यमान वाले सिरे r2 दूरी पर छड़ के लंबवत एक हमारा रेखा है जो कि x और y है। ये रेखा हमारा क्या, तो यहाँ पर xy रेखा है, इस तरह से इसको xy मान लिया गया है। आप xx मान लीजिए, मन करता क्या फर्क पड़ता है। तो इस निकाय में xy के परिता यानी इस हमारे एक्सिस के परिता आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इन दोनों की वजह से क्या होगा। तो मेरे भाई इस एक्सिस के अबाउट ध्यान रखना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण हमारे कितने होंगे। वैसे आप जान लीजिए, ये सिंपल सा फंडा है कि ये हमारा अगर मान लेते हैं मास ऐसे लटका हुआ है और अगर इसका मास m है और ये l लंबाई पर है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मेरे भाई इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, हम इसको 0 कहते हैं, इसके अबाउट कितना होगा, या फिर इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं आई एक्स एक्स, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसी भी वस्तु का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर ये एक्स एक्स के अबाउट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो तुम डायरेक्ट कह सकता है इसकी लंबाई छड़ को मान लेते हैं कि मास खत्म है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे ये हमारा ml² होता है। याद रखना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तरीका है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मेरे भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहेंगे यहां पर ma और कहेंगे यहां पर r1 का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दोनों को मिला के जोड़ देंगे, यहां पर mb और हम कहेंगे यहां पर r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किसके अबाउट आ गया मेरे भाई, तो हमारा जो xy एक्सिस है उसके अबाउट आ गया। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग यहां पर आंसर करेंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जुट जाएगा। डायरेक्ट आप लिखने का तरीका, लेकिन याद रखना ये आपको ये फॉर्मूला तभी आपका काम करता है जब L जो हमारा यहाँ पर रस्सी है या L जो हमारा छड़ है उसका द्रव्यमान को कम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला हल्की छड़ बोला यानी कि उसका द्रव्यमान को आप कम मान लिए हैं। अगर इसका भी द्रव्यमान होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाए, तब ml²/12 वगैरह ml² 3 आ जाता है, तब हमारा चेंज हो जाता है। लेकिन ये हल्की छड़ अगर बोल दिया, ये इसका मास कंसीडर नहीं कर रहा है, सिर्फ इसका कंसीडर कर रहा है, डायरेक्ट आप कहेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इतना ही होगा। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसका SI यूनिट भी कई बार पूछता है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका SI यूनिट याद रखना मेरे भाई। ये क्या होगा, kg मीटर, ml² हमारा kg हो गया और L मतलब दूरी यानी kg मीटर स्क्वायर, हमेशा याद रखना इतना ही होगा, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा, यूनिट उतना ही होता है। आगे चलते हैं, अगला बढ़ते ताप के साथ। मेरे भाई बढ़ते ताप के साथ मतलब समझ रहे हैं, आप तापमान को बढ़ा रहे हो, तब कहता है कि ठोस में, किसमें, तो ठोस में तापीय प्रसार का कारक क्या है। तो मेरे भाई जब आप किसी भी छड़ को आप गर्म करते हो, मान लेते ये एक छड़ है, इस छड़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इस छड़ को गर्म करेंगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ता है। जब मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा अपने आप वो फैलने लगता है इसे करके, तब उसकी लंबाई बढ़ती है। तो मेरे भाई यहां पर लैटिस वाइब्रेशन होगा। हम कहेंगे बढ़ते ताप के साथ, अगर हम मान लेते हैं हम किसी यहां पर ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसका तापीय प्रसार का कारक क्या है, लैटिस वाइब्रेशन। क्या होगा मेरे भाई, हम कहेंगे जालक कंपन की असंप्रवाहितता यानी कि लैटिस वाइब्रेशन के कारण ऐसा होता है। तो मेरे भाई जैसे कि मान लेते हैं एक ठोस हमारे सामने ऐसा है, समझना गौर से, ये ठोस है, इसमें लैटिस वाइब्रेशन को आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते कि यहां पर एक मॉलिक्यूल्स, नीचे एक मॉलिक्यूल्स, ऊपर एक मॉलिक्यूल्स, नीचे एक मॉलिक्यूल्स, ऊपर एक मॉलिक्यूल्स, नीचे एक मॉलिक्यूल्स, ऐसे अरेंज होता है सॉलिड वगैरह, ऐसे मॉलिक्यूल्स से वो अरेंज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स से वो अरेंज होता है हमारा सॉलिड से ही हमारा कंप्लीट। ये अंदर का चीज नहीं दिखेगा, लेकिन काटने के बाद आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब जैसे ही तुम इसके टेम्परेचर को राइज करोगे, जैसे ही तुम इसको गर्म करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब आपस में ऐसे से वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे सब वाइब्रेट,
टंगा हुआ जैसा दिखेगा और ये वाइब्रेट करने लगेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो ये अपने आप फैलने लगता है, उसका तापीय प्रसार हो जाता है। तो मेरे भाई लैटिस वाइब्रेशन के कारण यहाँ क्या हुआ, तो कहेंगे यहाँ पर लैटिस वाइब्रेशन हुआ। क्या होगा तो मेरे भाई कहेंगे यहाँ पर लैटिस वाइब्रेशन होगा। और इसी लैटिस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पर उष्मीय प्रसार या आप कह सकते हैं तापीय प्रसार हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर उष्मीय प्रसार, और प्रसार का मतलब फैलना, ये फैलने लगता है कोई भी मेटल्स हमारा। मेरे भाई वही चीज आपका दे रखा है, लाइट मेनली लेटिस वाइब्रेशन के कारण होगा। ये किस कारण, तो लेटिस वाइब्रेशन के कारण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि जब एक दृढ़ बर्तन, मेरे भाई दृढ़ बर्तन का मतलब होता है, अगर कहीं पर दृढ़ बोल दिया इसका मतलब मेरे भाई यहां पर रिजिड की बात कर रहा है। रिजिड का मतलब दृढ़ होता है, और बर्तन मतलब रिजिड बॉडी कोई भी हो सकता है हमारा। तो रिजिड बॉडी अगर कहीं पर बोल दिया तो आपको ये मान के चलना कि उसका जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो फिक्स होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक लाइन में जान लेना इसका पीछे का ये कंसेप्ट होता है। कई बार तो ये लाइन आपसे पूछ लेता है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर कोई रिजिड हमारा वस्तु, जैसे कुकर रिजिड है, रिजिड मतलब उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 5 लीटर का कुकर है तो 5 लीटर रहेगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि दृढ़ अगर बोल दिया मतलब रिजिड है, रिजिड मतलब इसका वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कहता है कि उसके अंदर रखी गैस, आप मान लेते कि कुकर है, कुकर के अंदर क्या गैस रखा हुआ है, अब उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि जब एक दृढ़ बर्तन में रखी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है, तब कहता है कि गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगा दाब, दाद की बात नहीं करेंगे, दाद खाज नहीं है, ये दाब है। यहां पर मेरे भाई दाब बढ़ता है, क्यों ऐसा होता है? तो आप एक बात जान लीजिए कि हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? गैस की बात कर रहे हैं। इस गैस को आप अपने अनुसार से आदर्श गैस मान करके सॉल्व करना। अगर आदर्श गैस मानोगे तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी एमआरटी, जो मानना है मान लीजिए। और ऐसी परिस्थिति में एम और आर हमेशा कांस्टेंट होता है, और अगर रिजिड है तो इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी कि वी भी हमारा कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट उसको भी काट दीजिए सर, तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो पी समानुपाती टी का बचेगा। अब हम लोग यहां पर कहेंगे कि अगर मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना, अगर प्रेशर बढ़ेगा, देखो प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। अगर गैस का प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, प्रेशर कुकर नाम में है उसका, प्रेशर कुकर नाम क्यों? क्योंकि प्रेशर को बढ़ा करके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ा करके ताप बढ़ाते हैं, तो खाना जल्दी पकता है। तो मेरे भाई प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा, इस प्रेशर के बढ़ने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर पानी वगैरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाष्प के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उस मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाती है। इस मॉलिक्यूल्स की क्या कहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है, उस मॉलिक्यूल्स की गति भी बढ़ जाती है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की गति जो होती है ये समानुपाती अंडर रूट टेम्परेचर टी का होता है। तापमान बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की गति इस रेशियो में हमारा बढ़ता है। तो यहां पर एक चीज पता चल गया, इस कुकर के अंदर हमारा क्या होता है, प्रेशर का रिलेशन हमारा समानुपाती टेम्परेचर के साथ। अगर मेरे भाई हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि अगर प्रेशर को हम राइज किए तो हमारा टेम्परेचर राइज कर गया, तापमान हमारा बढ़ गया, यानी ये बढ़ा है तो ये बढ़ गया, इसके बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ गई। अब ये मॉलिक्यूल्स की गति अगर बढ़ जाएगी तो मेरे भाई वो दीवार पर हिट करेगा, दीवार पर क्या करेगा, तो हिट करेगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ जाएगी तो वो दीवार से टकराएगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कि अणुओं की औसत गति ज्यादा हो जाएगी, गति ज्यादा हो जाएगी, यानी अगर ऐसा रिलेशन होगा तो अणुओं की गति ज्यादा हो जाएगी और दीवार से वो डायरेक्ट हिट करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इलेक्ट्रॉन होल। मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया या फिर हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आपका क्या करता है, भाग लेता है किसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों का अपना रिलेशन होता है। तो यहां पर एक चीज बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की अगर बात करते हैं, कोई भी अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों का युग्म पैदा करने के लिए कौन सा तकनीक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें अशुद्धि अंतक्षेपण नहीं करेंगे, ये सब हम लोग करते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लिश तो पता नहीं कौन बवासीर का यहां पर दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी गैस की गतिज ऊर्जा ई दाब पी के बीच में जो संबंध होता है, P बराबर हमारा क्या होता है 2/3 इंटू ई हो जाएगा। रिलेशंस को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यदि E हमारा क्या, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो E और B इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम कहते हैं जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें चुंबक के तरंग पैदा हो जाता है। तो कहेंगे विद्युत एवं चुंबक के क्षेत्र सदिश है, इस तरंग के संचरण की दिशा जो होगी मेरे भाई क्या कहेंगे, तो E क्रॉस B होगा, क्योंकि हमारा दोनों के दोनों सदिश है और सदिश E क्रॉस B यानी कि E B साइन थीटा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा
हम कह सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा होगी हमारा ई क्रॉस बी से ही निकलेगा। ये सब रिलेशन हमारा ऐसे ही फर्जी है, हम कहेंगे ई क्रॉस बी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ऐसे करके हमारा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आज का यहीं पर खत्म होता है। तो 66 नंबर सेट का डिस्कशन मेरे भाई आपका खत्म हो गया। देखते हैं तबियत और थोड़ा ठीक हो जाता है तो आपका, अगर कल ठीक हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे 2 सेट का आपका डिस्कशन करा दें, ठीक है। क्योंकि आपका इधर 2-3 सेट आपका छूट गया है, कोशिश करेंगे करा देने का, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।